डियर स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में हम मोनोसेकेराइड विन्यास की स्टडी करेंगे। आज हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, इसके अंदर हम लेंगे एल्डोस का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोस। तो एल्डोस के विन्यास में हम एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, 4 के लिए टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, इनकी स्टडी करेंगे। तो एल्डोस के विन्यास में एल्डो ट्राइओस का विन्यास, ग्लिसरल्डिहाइड सरलतम एल्डो ट्राइओस है। इसमें एक असममित केंद्र होता है। अब असममित केंद्र स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है बच्चों जिसके चारों संयोजक, जिस कार्बन की चारों संयोजकताओं पे अलग अलग समूह या परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसके दो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं जिनका फीसर प्रक्षेपण सूत्र हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका सूत्र जो है डी ग्लिसरल्डिहाइड में OH समूह असममित कार्बन के दाईं ओर है। देखो इसके अंदर OH समूह असममित कार्बन के दाईं ओर है, तो हम इसको डी कहेंगे। और एल जो कैपिटल एल है, इसमें होगा OH समूह असममित कार्बन के बाईं ओर। ठीक है, डी और एल में ये अंतर होता है। डी में तो संरचना में अंतर होगा, OH समूह दाईं ओर है तो डी, और OH समूह आदि बाईं ओर है तो उसे एल ग्लिसरॉइड से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ग्लिसरॉइड के ये दोनों विन्यास सभी मोनोसेकेराइड्स के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे है एल्डोटेट्रोस का विन्यास। एल्डोटेट्रोस में दो असममित कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, ट्राइओस में तो एक था, टेट्रोस में कितने हो गए? 2। इसलिए इनके लिए 2n, तो 4 प्रकार से समावेशिता होती है। तो ये डी व एल एरिथ्रोज व डी और एल थ्रियोस होते हैं। ठीक है, एरिथ्रोज और थ्रियोज इनके डीएल ग्लिसरॉइड से संबंधित किया जा सकता है। जैसे डी ग्लिसरॉइड फॉर्मलिया SCHO के जब बीके जोड़ा इसके साथ में, तो हमको डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोस। एरिथ्रोज में क्या होता है बच्चों, समान जो परमाणु होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको एरिथ्रोज कहते हैं। जबकि विपरीत डायरेक्शन में जब परमाणु उपस्थित होते हैं, समान परमाणु, तो उसको थ्रियोस कहते हैं। ठीक है, समान अणुभार वाले परमाणु यदि एक ही डायरेक्शन पर उपस्थित हो तो हम उसको एरिथ्रोस कहते हैं, यदि विपरीत दिशा में हो तो थ्रियोस कहते हैं। तो ये डी थ्रियोस हो गया और ये डी एरिथ्रोस। इसी तरीके से अब ये डी क्यों हुए, क्योंकि OH समूह इनके अंदर जो है OH समूह, वो जो नीचे वाला CH2OH के पास वाला कार्बन है, जो असममित कार्बन है, उस पर जो OH समूह है वो दाईं ओर स्थित है, तो इसको हम डेरिथ्रोज कहेंगे। इसी तरह से L3OH OH समूह देखिए नीचे वाले में OH समूह जो CH2OH के समीप वाला है, ये बाईं ओर स्थित है, तो हम इसको L3OH से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लेते हैं हम इसी में डी विन्यास और एल विन्यास के बारे में एक बार और बता देता हूँ आपको। उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु का विन्यास डी ग्लिसरॉइड के विन्यास के समान होता है, और एल विन्यास में उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु का एल ग्लिसरॉइड के समान विन्यास होता है। ठीक है, अब इरिथ्रोज और थ्रियोज इनका अंतर समझ लीजिए। मैंने वैसे बता दिया था आपको, वापस एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। प्रतिबिंब समावयवी का वह युग्म जिसके फीसर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह एक दिशा में होते हैं। ठीक है, समान समूह एक दिशा में। थ्रियोस में प्रतिबिंब समावयवी का वह युग्म जिसके फीसर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, इरिथ्रोज थ्रियोज में ये अंतर होता है। अब हम लेंगे एल्डोपेंटोस का विन्यास। एल्डोपेंटोस में 3 असममित कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इनमें 8 संभव त्रिविम समावयवी होंगे, जिनमें 4 एल्डोपेंटोस व 4 एल
4 तो डी एल्डोपेंटोस और 4 एल्डोपेंटोस होते हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने इसके पहले वाला लिया था एल्डोटेट्रोस, उसी तरीके से एल्डोपेंटोस की संरचनाएं बनेगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर डी एरिथ्रोस का जब हमने करा तो 5 के हिसाब से डी फॉर्मेलियाइड के साथ में रिएक्शन हुई, तो हमको तो 5 वाले फॉर्मेलियाइड के साथ रिएक्शन हुई तो डी रिबोस और डी एर्बिनोस प्राप्त हुए। तो ये देखिए इसके अंदर डी क्यों हुआ, क्योंकि OH समूह बाईं तरफ उपस्थित है, इसलिए डी। इसी तरह से हम इसका डी थ्रियोस वाली संरचना का करेंगे तो डी जाइलोस और लाइक्सोस प्राप्त होंगे। इस तरीके से ये हमको संरचनाएं प्राप्त होती है। आगे है इसके अंदर डी ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन। ठीक है, डी ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन। बच्चों ये डी ग्लूकोज से मेनोस का जो परिवर्तन होता है ये कई बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम आइसोमेरिज्म ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मेनोज एंड डी फ्रक्टोज कहेंगे। इसको दूसरा नाम भी है जो हम इसको हम कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मेनोज से दर्शाएंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, डी ग्लूकोज विद डी मेनोज, यह C2 एपीमर होते हैं। डी ग्लूकोज को इसके C2 एपीमर और डी मेनोज में निम्न पदों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले पद होगा इसके अंदर ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर सबसे पहले डी ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। ग्लूकोनिक अम्ल जो पद सेकंड है इसके अंदर पिरीडीन C6H6NH2 जो है पिरीडीन, इनसे पिरीडीन में गर्म करने पर अपने एपीमर डी मेनोनिक अम्ल के साथ साम्य मिश्रण बना के ये दोनों समय में समान होते हैं तथा केवल C2 पर विन्यास में भिन्न होते हैं। पद 3 में एपीमेरिक अम्लों को पृथक करके उनके लैक्टोन में परिवर्तित कर लिए जाते हैं और 4 में मेनोलैक्टोन का अपचयन करने पर डी मेनोस में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए अभिक्रिया में डी ग्लूकोज लिया, ब्रोमीन की उपस्थिति में जल अपघटन कराया, तो डी ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। CHO समूह जो फॉर्मेल्डिहाइड का था वो OH समूह में परिवर्तित हो जाता है। पिरीडीन की उपस्थिति में यह मेनोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब मेनोनिक अम्ल का हमको ने इसको गर्म किया तो गर्म करके यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होता है, -H2 निकला मेनोनिक अम्ल में से, तो हमको प्राप्त हुआ मेनोलैक्टोन। अब सोडियम व मरकरी की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया तो अपचयन कराने पर हमको डी मेनोस प्राप्त होता है। डी मेनोस अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है डी ग्लूकोज का डी मेनोस में परिवर्तन। एक बार वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, इसकी ब्रोमीन और H2 ऑक्सीकृत कराया तो जो एल्डिहाइड था वो एल्कोइक में चेंज हो गया तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो ये डी मेनोनिक अम्ल साम्य मिश्रण बनाता है, ये इसका साम्य मिश्रण है और पृथक्करण की क्रिया के द्वारा ये हमको डी मेनोनिक अम्ल प्राप्त हुआ, जिसको गर्म करने पर हमको -H2 का निष्कासन होकर हमको क्या प्राप्त होगा, मेनोलैक्टोन, जिसका अपचयन कराने पर हमको डी मेनोस प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुआ डी मेनोस।